बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में। एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस का फेलियर है और उस फेलियर की वजह से पेशावर में बड़ा खौफनाक खुदकुश बम धमाका हुआ है और उसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 55 से ज़ायद लोग रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो शहीद हो गए हैं। खुदकुश बमबार ने पहले आकर फायरिंग की मुबैना तौर पर, उसके बाद वो अंदर दाखिल हुआ। उसने बाहर खड़े हुए एक पुलिस वाले को कत्ल किया, एक को ज़ख्मी किया और फिर अंदर आकर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। उसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही फैली है। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आई है। पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ दावे किए थे। माजी में हम ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। माजी में हम ये कहते रहे कि अफ़गान सरजमीन से भारत दहशतगर्दों को पाकिस्तान में भेजता है। फिर हमें बताया गया कि जनाब अब भारत वहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि भारत को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है और वो सबसे बड़ा लूज़र बना है अफ़गानिस्तान के अंदर और वो वहाँ से निकल गया है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर से जो खतरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बनने वाली नई तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे हैं उनके साथ बैठ कर बात कीजिए। और बातचीत के दौरान वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये क्लेम करते रहे बार बार कि हम पाकिस्तान में कई हमले कर रहे हैं और वो हमलों की जिम्मेदारियां कबूल करते रहे और लगातार हमले करते रहे। अब ये एक और हमला हुआ है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत दाखिला ये सारे इसके लिए जिम्मेदार हैं कि दहशतगर्दी जिसको कम होना था, दहशतगर्दी जिस पे पाकिस्तान ने बहुत हद तक काबू पा लिया था, वो दोबारा क्यों बढ़ना शुरू हो गई है। क्या इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे? क्या कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही? क्या हम पहले की तरह विजिलेंट नहीं हैं? जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ के दौर के अंदर बड़े ज़बरदस्त ऑपरेशन हुए और उनके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया था, लेकिन वो अमन ज़्यादा देर ठहरा नहीं। अब दोबारा बदअमनी हो रही है, लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। देखिए, हम फोर्सेज के साथ खड़े हो जाते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़े हो जाते हैं, हर तरह का ताउन करते हैं क्योंकि वो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। लेकिन जब ऐसा वाक़या होता है तो फिर हमें सवाल उठाने की इजाज़त होनी चाहिए। हम सवाल उठाने में हक बजानिब हैं और हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी फोर्सेज का, आला इदारों का एक और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है ये धमाका बाकी वाक़यात की तरह। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराता हूँ, फिर बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर निहाल हाशमी साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। शमीला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। पीपल्स पार्टी के लिए एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आसफा जरदारी जो हैं वो मौजूद थी कंटेनर पे और एक ड्रोन जो है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक समा TV का ड्रोन था, वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो जाकर उनसे टकरा गया। उसमें उनको चोट लगी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और ये एक अचानक हादसा हुआ है और मेरे ख्याल में इन चीज़ों की SOPs मज़ीद बेहतर करने चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान भी खुदा न खास्ता हो सकता था, तो ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। और ये ड्रोन जैसी चीज़ें, क्योंकि ये हालात ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ें भी जन्म लेती हैं। माजी में तो इन चीज़ों के ऊपर कुछ पाबंदी भी लगी थी, लेकिन ये एक इंसिडेंट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इदारे इसके बारे में सोचेंगे। मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात शुरू करता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, कहाँ फेलियर हो रहा है, किसका फेलियर है, कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा कि कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं था और इतना बड़ा वाकया पेशावर में हो गया है? अब सिर्फ ये कह देने से कि इंडिया ने करवा दिया, या ये कह देने पाकिस्तान के दुश्मन है निस्तो नाबूद कर देंगे, भाई वाकया तो उन्होंने कर दिया ना। हम किसको पूछें और किससे पूछें कि जनाब ये क्यों हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। आज पेशावर पे एक बार फिर क़यामत टूटी और जो खुशियाँ वहाँ की बहाल हुई, तो एक अरसे बाद फिर लोगों को वही चीज़ जो है और वही दुख की वही चीज़ उन्होंने देखी जो पेशावर जिससे निकला था। और इंशाल्लाह पेशावर की खुशियाँ वापस आएंगी, वापस आई भी हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और बहुत बड़ा हादसा है और बहुत सबको, क्योंकि मैं तो कुछ देर पहले अभी मर्दान से मैं वापस आया हूँ। मैं आज जुमे की नमाज के बाद गया अपने इलाके में, तो पूरा इलाका जो है मर्दान और इर्द गिर्द नवाब, उधर भी अफसरदगी है
तो सबसे पहले तो हम सब इसको मैं तो स्ट्रांगली, और आप भी ज़ाहिर है आप भी करते हैं स्ट्रांग, इसको कंडेम करते हैं और दुख का भी इजहार करते हैं, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं जो आपने जो रेज़ किए हैं, हम बिल्कुल उनका सामना करेंगे और इन चीज़ों को हम फेस करेंगे। पहली बात तो यह है कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तानियों के हौसले नहीं तोड़े, ना ये वाला तोड़ सकता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। जो इमाम बारगाह में कोई 50+ जो हैं वो शहादतें हुई हैं, और मज़ीद भी कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल हैं, अल्लाह उन सबको जो है वो सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, ऐसी कोई चीज़ जारी भी नहीं हुई थी, जिस तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हो चुका है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की खुशियाँ किसी को रास तो नहीं आती, और वो चाहता है हमारा दुश्मन के पाकिस्तान से नेगेटिव मैसेजेस जाए। आज अगर ये धमाका ना होता तो अभी इस वक्त आपके साथ हम रूटीन का पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे होते और ज़्यादा फोकस क्रिकेट और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों पर होता, तो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेजिंग हमारा दुश्मन चाहता है। लेकिन ये ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने वाली बात नहीं है। लेकिन एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, मुल्क हमारा है, हमारा दुश्मन चाहता है और कर देता है, तो हम क्या बैठ के तालियां बजाएंगे सर? यानी दुश्मन चाहता है, हर दफा हम ये कहते हैं दुश्मन हमें खुश नहीं देखना चाहता, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, और इसी पे हमें खुशी आती है वो कोई ना कोई, यानी मुल्क हमारा है, जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जी इमरान भाई, जो आपका सवाल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% करेक्ट है, और मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा दुश्मन तो ये चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ना स्पोर्ट हो, ना यहाँ कोई बिजनेस हो, ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो माजी के उन धुंधलकों में चला जाए जो माजी में हमने फेस की हैं। लेकिन इसको हमने नाकाम बनाना है। हाँ, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुई होगी, कोई कहीं आपसे लैप्स हुआ होता है, जब भी कोई दहशतगर्द जो है कामयाब होता है, उसमें अभी हमने असेसमेंट करनी है, देखना होगा कि कहाँ वो लैप्स हुआ है, वो इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग क्या नहीं हुई, क्या थ्रेट अलर्ट नहीं था, तो फिर क्यों ऐसा हुआ। लेकिन बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं सुकम तो रहता है जिसकी वजह से ऐसा वाकया होता है, हमने इसका जायजा लेना होगा। लेकिन हमें अपने जो हमारे इदारे हैं, जो असास इदारे हैं, जो हमारे एंटी टेररिस्ट के इदारे हैं, उस पर हमें एतमाद भी है। बेशुमार उन्होंने नाकाम भी किए हैं, और जिस दिन अमन होता है, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ, जिस दिन अमन होता है उस दिन मतलब ये नहीं होता दुश्मन ने ट्राई नहीं की होगी, उसको कामयाबी नहीं मिली होती। बेशुमार ट्राइज में एक उसमें कामयाब हो जाता है उसमें, लेकिन हमने ये एक जो कामयाब होता है उसको, इसके लिए आप बताएं, जिस तरह आप कहते हैं इस पर डिस्कशन भी होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे भी होनी चाहिए, और जो ये फोरम्स हैं इस पे भी होनी चाहिए। जहां कोई सुखा में आप बिल्कुल इसकी निशानदेही करें, लेकिन हमने जहां इस तरह के वाकयात खत्म किया है। किसी भी हुकूमत को कोई बात करते हैं वो कहते हैं जी कि आप बताएं क्या करें। मेरा काम है भाई, मैं कोई वोट लेके इलेक्शन लड़के आया हूं, या मैंने कोई इम्तिहान पास करके मैं आर्मी चीफ भर्ती हो गया हूं, या मैं कोई पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस का चीफ हूं, या मैंने तो भाईजान ये सहाफत करनी है और सवाल पूछना है आपसे कि पब्लिक पूछ रही है कि बंदे मर रहे हैं, इदारे किधर हैं, पब्लिक ये जवाब पूछ रही है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि बताएं करना क्या है। सर वो आपने करना है, आपका काम है, वो जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, इंटेलिजेंस वालों ने ली है। नहीं इमरान भाई प्लीज, नहीं इस तरह ना करें, नो, एक मिनट, इस तरह ना करें। आपने एक टॉक शो पे हम सबको बुलाया हुआ है, एक वाकया हो, इस पे सब ने अपनी राय का इजहार करना है। मैंने आपको ये बात की कि हुकूमत इस पे और इदारे जो हैं वो तनदई से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लैप्स होता है जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। उस पे हुकूमत अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, दिफा के इदारों पर हमें मुकम्मल एतमाद है, लेकिन इसको देखना होगा कहाँ वो लैप्स हुआ। लेकिन चूंकि आपने एक डिबेट स्टार्ट की है तो यहाँ सब इसको डिस्कस करें, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप भी अपनी राय दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको राय नहीं देनी, आपने सिर्फ सवाल करना है, जवाब मैंने दे दिया, फिर तो टॉक शो का मतलब ही खत्म है। यहाँ हम इसलिए बैठे हैं कि सब इस पे सर जोड़ें और आप अपनी राय दें। अपोजिशन के भी लोग बैठे हैं, आप अपनी राय, अगर राय नहीं देनी यहाँ पे तो फिर तो बैठने का फायदा नहीं है। ना मेरी वो जॉब है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा था आप हमें राय दें कि हम इसको किस तरह हल करें, फिर तो आपका टॉक शो का मतलब ही खत्म हो गया। अगर आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, व्हाई आर वी हियर, जिम्मेदार कौन है? ये मैं नहीं समझता कि आपकी ये अप्रोच से मैं एग्री नहीं करता कि हम किस लिए बैठे। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप हमें बताएं हम क्या करें, लेकिन आपने डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन में तो बात डिस्कस होगी ना। ऐसे तो इमरान भाई नहीं हो सकता। हम सब यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? राय देनी है। देखिए मैं तो आपको आइडियाज नहीं दे सकता, मैं तो आपको हमने आपसे हम आइडियाज नहीं मांग रहे। मेरे कहने के ऊपर तो आपने यहाँ एक डिबेट स्टार्ट की है तो अपनी राय का इज़हार करना है। अपोजिशन बताए कि कहीं उनको सुकम नजर आते हैं, आप हमें बताएं कि क्या सुकम है। सर इदारों को नहीं नजर आते, आपको नजर नहीं आते, मैंने बताने हैं आपको। अली भाई फॉर गॉड सेक, तो व्हाई आर वी हियर इन दिस प्रोग्राम, व्हाट आर वी डिस्कसिंग फॉर के लिए? यहाँ हम क्यों बैठे हुए हैं सर? यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी में कोई सुकम है तो आप हमें बताएं कि उसको हम कैसे इंप्रूव करें। बैठे हुए हैं कि तो इदारे लगे हुए अपना काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इदारे सोए हैं? किया होता ये जो रोज हमारा मुल्क महफूज है, क्या ये इदारों की कुर्बानियां नहीं है?
इसको इस तरह से एंगल ना देना प्लीज। मैं तो पॉजिटिव स्पिरिट में बात की है कि हम सब इधर इकट्ठे हैं। यार ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन अगर पोजीशन समझती है कि हमारे किसी कारकर्दगी में उनको सुकम नजर आता है तो आप हमें बताएं कि हमारी कारकर्दगी में क्या सुकम, बहुत कामयाब है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई अली उमर खान साहब, ये क्या बात हुई कि 10 वाकयात हमने रोके हैं, एक हो गया हम बहुत कामयाब। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें हो गया हम ये कहें नहीं क्योंकि हमारे इदारों ने बहुत सारे हमले रोके हैं लिहाजा एक वाकया हो गया, हम इस पे सबको अफसोस है। जो मैंने आपको कहा कि उसमें जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ होगा, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स है जिसकी वजह से हुआ है। लेकिन यह भी तो हकीकत है ना कि इस मुल्क से हमने दहशतगर्दी का कमा जो है वो किया है, एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जान से हम निकले, तो किसकी कुर्बानी हुकूमत हमेशा ये कहती है कि इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारी दहशतगर्दी रोकी है। मैंने पहले भी कहा हम सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को, हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, फौज को भी करते हैं, बाकी इदारों को भी करते हैं, इंटेलिजेंस वालों को भी करते हैं। लेकिन जब वाकयात होते हैं तो कोई जिम्मेदारी तो लेना इनकी। जब वाकयात होते हैं तो कोई तो खड़ा होकर ये कहे कि जनाब यहां हमसे ये गलती हुई है, या उन गलतियों को ठीक करें, क्योंकि गलतियां अगर ठीक हो रही हों तो बार बार वाकयात ना हुए। दहशतगर्दी बढ़ रही है कम होने की बजाय। मैं गलत बात कर रहा हूं शर्मिला फारूकी साहब, तो आप तस्वीर मेरी आप भी कर दें। शर्मिला फारूकी साहब। जी शुक्रिया खान साहब। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार खालसतन हुकूमत वक्त है। ये तो ये डिनाई नहीं कर सकते ना कि जी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, या हमने अगर पहले चंद वाक़यात रोके और अभी हो गया तो ये हमारी कामयाबी है। ये तो जो बेचारे लवाइकीन हैं और जो लोग शहीद हो गए उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए दहशत गर्दी के, उसमें हमारी सिविलियंस ने बहुत सारी जानों का नजराना दिया, हमारी अफवाज ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, सरकारी गैर सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया हमें सराहती नहीं है। ये जो आज वाक़या हुआ है पेशावर में मस्जिद में, ये पिछले कई सालों में बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडीज़ जो पिछले कई सालों से ऐसे वाक़यात कुछ हद तक थम चुके थे, लेकिन ये आज बहुत बड़ा वाक़या है। जब तक मेरी इतला है, मुझे नहीं पता आपकी इस वक्त तक क्या इतला है, कि 56 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और शायद 126 या 127 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है। इस पे ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मुझे नहीं पता कि वज़ीर आज़म साहब ने आके इसके ऊपर क्या बात की है। मुल्क के वज़ीर दाखिला कहाँ पर हैं? एक सन्नाटा सा है, खामोशी, जो हमेशा इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो इस मौजूदा अनफॉर्चुनेटली नाअहल हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार जाती है, हमें नहीं मिलता। एक वो जो रवायती तौर पे कंडेमनेशन जो आती है ना, वो भी नहीं आती इनकी तरफ से, क्योंकि ये किसी किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमेशा से कहते थे कि ये नाअहल लोग हैं, इनकी जिस तरह ना कोई दाखिला खारजा पॉलिसी है, इसी तरीके से कोई दाखिला पॉलिसी भी नहीं है, ही नहीं, ना इनका फोकस है लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से। इस वक्त तो टेलीविज़न पे आके वज़ीर दाखिला को आके बताना चाहिए था कि कौन ज़िम्मेदारान है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ। हमें नहीं पता। कौम तो मुंतज़र है, कौम पूछ रही है सवाल, आप भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। यही तो मसला है इस हुकूमत का कि जवाब देने वाला किसी भी मामले पे कोई है ही नहीं, क्योंकि ये नाअहल लोग हैं, ना इनको कोई इंटरेस्ट है किसी काम के अंदर। पूरा मुल्क जो है फी सबीलिल्लाह चल रहा है, लोग यहाँ मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया ना इमरान साहब, लेकिन लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। लोगों के पास अद्वियात नहीं है, पैसे नहीं है खरीदने के लिए, इतनी महंगाई होगी। लोगों के पास गैस नहीं है, लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है। आपका मुल्क इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी की तरफ चला गया। वो मुल्क स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है दहशतगर्दी की वेव जो बढ़ी है क्यों बढ़ी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमसे क्या ऐसा गलत हुआ कि दहशतगर्दी की वेव बढ़ रही है मुल्क के अंदर? इस नहज के ऊपर ये मुल्क आ गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जवाब नहीं है। आप पूछते रहेंगे तो शरीफ आदमी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन आप इनसे ठीक है। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, ये बताएं कि दहशतगर्दी जो वेव नई आई है और ये ज्यादा बढ़ के आई है, क्या ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? यानी हमें तो ये लगता था और ये कहा जा रहा था कि इंडिया को अफगानिस्तान में तारीखी शिकस्त हो गई है, वो अकेला एक फेलियर के साथ यहां से निकला है और पाकिस्तान जो है वो इसका विन विन सिचुएशन है।
लेकिन फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी की वेव बढ़ गई। हम उसको रोकने में, शिकस्त देने में उतने कामयाब नहीं हैं जितने माजी में हम बेहतर थे। यानी अब ये बढ़ती चली जा रही है तो फिर अकाउंटेबल तो हमें होना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, एक बदकिस्मती है हमारी कि अवाम अपने कारोबार करते हैं, अपनी इबादतें करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी हुकूमत उनकी हिफाजत करेगी। अब वो सिविल हुकूमत हो, मिलिट्री हुकूमत हो, पुलिस वाले हो, दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, ये बोल देना काफ़ी नहीं। मैं कह दूँ कि नहीं जी मैं तो गवर्नमेंट में नहीं, इट्स नॉट अनफ। मिन हैसुल कौम हम एहसास जिम्मेदारी से महरूम होते जा रहे हैं। हमें तदारुक करना चाहिए था। अगर हम पहले जो हमारे यहाँ कोई हादसा होता रहा उसकी अगर हम तदारुक करते रहते, उसके असबाब जानते रहते, असबाब के बुनियाद पे हम मसाइल को हल करते रहते, हम एक नया शोशा आ गया, हाई अलर्ट। दुनिया में लोग हालत जंग में चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल होते हैं। हम तो जब से सुन रहे हैं जी कराची ऑपरेशन चल रहा है, बलूचिस्तान ऑपरेशन चल रहा है, फलाना। भाई ऑपरेशन कब कंप्लीशन की तरफ जाएगा कि लोग सुकून की सांस लेंगे हमारी। अच्छा, दूसरी बात, हम सब भी बेइस हो गए हैं। मैंने मस्जिद इबादत गाह है, लोग अल्लाह के पास हुजूर जा रहे हैं और हमारा दीन कहता है कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये हमें इदराक होना चाहिए था कि हमने कहाँ पे खारजा में क्या गलत फ़ैसला किया है, दाखिला में क्या गलत फ़ैसला किया है, माशराती तौर पे हमने क्या गलत फ़ैसला किया है, माशी तौर पे हमने क्या गलत फ़ैसला किया है, तालीमी क्या गलत फ़ैसला किया। जब तक एक बार रिव्यू के लिए नहीं बैठेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ये इसी तरह से ज़ख़म से खून रिश्ता रहेगा। और हम अगर ये समझ ले कि ये इस शहर में, उस शहर में ये वर्ल्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में और कहीं इस तरह से, इस बेदर्दी से नहीं किया जाता जिस तरह से हमें चिरागात समझ लिया है। खा वो बैरूनी हाथ हो, खा वो अंदरूनी हाथ हो, आप एक खुफिया हाथ सुन के हम थक गए। एक बार उसको बेनकाब करें। हम पहली तारीख को जाके अपनी तनख्वाहें तो वसूल कर लेते हैं, अपनी मराद तो ले लेते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरे में तो बैठ जाते हैं, मगर क्या हम लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की करते हैं? नहीं। फिर हम इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, जो मामलात करना चाहते हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे कि किस तरह से। मैं समझता हूँ यूक्रेन के किसी एक शहर में इस तरह से 85 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल नहीं हुए होंगे। बस एक वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे नहीं होगा। और देखिए, हम मिसाल देते हैं न्यूजीलैंड का, वहाँ का वज़ीर आज़म वहाँ पे मस्जिद में वाक़या होता है तो वज़ीर आज़म पहुँच जाते हैं। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान अगर रियासत मदीना असली ना सही नाम का ही रियासत मदीना की बात कर रहे तो वज़ीर आज़म को वहाँ होना चाहिए, हर जिम्मेदार को वहाँ पर होना चाहिए। लोगों को एहसास तो हो, हमारे बच्चे मुस्तक़बिल में महफूज होने का एहसास तो हमें दें, अपने बच्चों को, अपनी इबादत गाहों को, अपनी तालीमी दर्सगाहों को, अपने जो सेहत के मराकज़ उनको हम दें, अपने बाज़ारों को एहसास दें। तो फिर हम किस बात पे हुकूमत और रियासत की बात करते हैं अगर अपने लोगों की हिफाजत ना कर सकें? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ और हमारी बेहिसी के अलमिया। मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तानी कौम से भी कहना चाहता हूँ, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना किसी एक सरकारी अफसर का हो या किसी हुक्मरान का हो। हम सबको जागते रहना है। जो लोग भी यहाँ बसते हैं, इंसान, पाकिस्तानी, मुसलमान, गैर मुस्लिम भी, उन सब की हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है। हमें हाई अलर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें देखना होगा, रिव्यू करना होगा, पे दर पे हम पे क्यों हमला होता है। और क्या सिर्फ पेशावर नहीं, पेशावर से लेके कराची तक लहर आ रही है, लहर जा रही है। हमें फ़िक्र ही नहीं है, कोई क्रिकेट में मगन है, कोई कमर्शियल्स में मगन है, कोई और किसी चीज़ों में मगन है। हमें इंसान की जो हुर्मत है उसकी तदारुक, उसकी हुर्मत की जो चीज़ें हैं उसको ठीक करने की क्या तदारुक करना होगा, आज मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है इस बात की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक-ए-दम एतमाद के ऊपर भी बात कर दी है। इस अफसोसनाक साल के दौरान भी ये खबरें आती रहीं और उस पर काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च रास्ते में है, PDM के लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं और तहरीक-ए-दम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है मुबैना तौर पे। एक ब्रेक लें, वापस आके फिर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अदम एतमाद पे बात करनी है और उस सिलसिले में आज बहुत सारी खबरें आई हैं। ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब की वापसी के हवाले से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब में भी रब्ता हुआ है और नंबर पूरे होने के दावे हो रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग काफ से बातचीत करने के बाद काफ लीग ने हुकूमत के लिए कुछ हौसला अफजा स्टेटमेंट दिए हैं, जबकि MQM के साथ वो मुलाकात 9 तारीख को करने जा रहे हैं, जो अब तक की इतलात हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों को ख़तरा आपके इत्तेहादियों के अलग होने का है ज़्यादा, या आपकी अपनी जमात के अंदर से नकब लगेगी? क्योंकि अपोजिशन ये दावा कर रही है कि एक्चुअली जो बंदे हैं, बल्कि कल तो एक ऐसा दावा है, मैं भी हैरान हो गया कि 38 बंदे हैं उनके पास से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। आपको असल खतरा कहां से है? देखें, अपोजिशन जो है अपना एक राइट इस्तेमाल कर रही है, नो कॉन्फिडेंस का, जो उनको एक राइट है। लेकिन क्या उसके लिए उनका वो होमवर्क अवेलेबल है? क्या उनके पास वो नंबर है, वो मैजिकल नंबर जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन असल में जो एक गू मगू की कैफियत है और शक व शुबात की कैफियत है, वो तो अपोजिशन के साइड पे है। हमारे तो एलाइज भी इंटैक्ट हैं और हमारे तो मेंबरान भी इंटैक्ट हैं। अब अगर इसमें चहमगोइयाँ होती हैं, कोई ख़बर चलाता है, जो भी करता है, ज़राए से चलाता है, जो भी करता है, उसका पता कब लगेगा? वो तो इलेक्शन वोटिंग वाले दिन लगेगा कि क्या हमारे पास मतलूबा अक्सरियत है या नहीं। हम तो वी आर कॉन्फिडेंट, वी हैव इट। लेकिन अब आपने आसार जो सामने नजर आते हैं उस पर आपने देखना है। दे वर बैंकिंग, अपोजिशन बैंक कर रही थी एलाइज पे कि PMLQ उनको सपोर्ट करेगी, MQM सपोर्ट करेगी। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्लियरली नो कर दिया है। अब ये इस पे बैंक करें कि हमारे अंदर से फॉल्ट लाइंस निकाल लेंगे। लेकिन इनकी अपनी सिचुएशन क्या है? इनकी अपनी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हालत है कि पीपल्स पार्टी एक लॉन्ग मार्च पे निकली है। अच्छा, एक दूसरी बात जो है वो उसमें मैं करता चलूँ कि आसफा बीबी का मैंने देखा है, आपने चलाया भी है, बड़ा मुझे आई एम कंसर्न और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ जो उनको ये चोट लगी है। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ये तो इस तरह से तो इसमें और भी आपने उसका इशारतन बात भी कर दी कि ये तो ड्रोन में और भी बड़े मसले बन सकते हैं। ये तो उसने हिट किया है, शुक्र है उनका चेहरा बच गया, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी अफसोसनाक है। तो एक तरफ उनका मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ कल जो है इतलात आई हैं मौलाना साहब की तरफ से और उन लोगों की, वो भी ज़राए से ही चली है कि जनाब इनका अब मार्च का कोई प्रोग्राम नहीं है। उधर से बिलावल साहब कह रहे हैं मैं सिट इन पे बैठूंगा, इनका सिट इन का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अदम एतमाद पे जो है वो बैंक करना है। हालांकि कुछ अरसे पहले मौलाना साहब वॉज ऑल आउट फॉर मार्च। तो इनके अपनी जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं उसमें आपको डायरेक्शन लेस नज़र नहीं आ रही। इनके अदम एतमाद में मैं तो जो देख रहा हूँ वो ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है, ना वो तहरीक नज़र आ रही है, ना वो कागज़ पे लिखी जा चुकी है, ना उसमें एतमाद है और ना इनको एक दूसरे पे एतमाद है। मेरे ख्याल में वैसे ही उन्होंने लोगों को, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अगर लानी थी ले आते, या नेक्स्ट वीक मंडे मॉर्निंग ले आए। शर्मिला फरूकी साहबा, नंबर पूरे हैं तो फिर देर किस बात की है? इसको तो फौरन कर दो अगर आपके नंबर पूरे हैं तो। और कमेटी ये कह चुकी है, जो 9 रुकनी कमेटी है जिसमें पीपल्स पार्टी के 3 लोग हैं, आपके 2 साबका वज़ीर आज़म हैं और PMLN के भी 3 लोग हैं, तो जब कमेटी ने कह दिया तो फिर देर किस बात की आप लोगों की? देखिए इमरान साहब, हर चीज़ एक तरीके कार से होती है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ना सिर्फ जॉइंट अपोजिशन के लिए जो पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल ही तितर बितर हो चुकी थी PDM में, जब से पीपल्स पार्टी जुदा हुई थी। और हमने यही कहा था कि आप अपना आइनी और जमहूरी तमाम ऑप्शन जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करें, जिसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन शामिल था। हम यही कह रहे थे पिछले कई महीनों से, बल्कि साल भर से। लेकिन PML नहीं मान रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस्तीफ़े दें और लॉन्ग मार्च करें। अब जाके वो माने हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है कि अभी आपस में एक दूसरे से मामलात भी तय हो रहे हैं, नंबर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि तमाम नंबर्स को, जो हमारे नंबर्स हैं वो तो इंटैक्ट हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको भी इंटैक्ट करना, एक तरीक़ेकार से एक जामे स्ट्रैटेजी बना के लेके जाना है। क्योंकि अगर ये तहरीके अदम एतमाद लाई जा रही है तो उसको कामयाब भी होना है। ये कोई मजाक नहीं है, ना अपोजिशन के लिए और ना हुकूमत वक्त के लिए। मुझे नहीं पता कि हुकूमत वक्त जो है वो एक फैकेट तो दिखा रही है, बज़ाहिर तौर पे कह रहे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता और जनाब ये वो सारी चीज़ें, लेकिन इनको इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए।
इनके अपने इत्तेहादी, MQM का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो इनके लिए तशवीशनाक होना चाहिए। इसी तरीके से चौधरी और तमाम चीज़ें, इनके अपने लोग इनसे नाला हैं और इस तहरीक को कामयाब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार होगा, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होगी, तारीख होगी और उसके बाद उसको लाया जाएगा, क्योंकि हमने इसे कामयाब बनाना है। ये कोई चीज़ें हैप-हैज़र्ड जल्दबाजी में नहीं होती हैं। हम PTI थोड़ी हैं कि हम जल्दबाजी के अंदर एक बात कह दें या फैसला कर लें और फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लें। ये अच्छा नहीं, एक और चीज़ मुझे बताएंगे शर्मिला फरूकी साहब, क्या आप लोग इस बात पे राजी हो गए हैं कि अगर ये हुकूमत खत्म हो जाती है, अगर आप तहरीक एतमाद को कामयाब कर लेते हैं, तो क्या अब आप इस बात पे मुत्तफिक हैं अपोजिशन के साथ मिलकर, PDM के साथ, कि फौरन नए इंतखाबात करवाए जाएं? इसमें तो अब कोई इबाम नहीं रह गया। पीपल्स पार्टी क्या ये तस्लीम कर चुकी है कि फौरन नए इंतखाबात हो जाएं? देखिए इसके ऊपर हमारी भी आरा है। एक आरा ये भी है कि एक इंटरम सेटअप होना चाहिए जो फिर आके जनरल इलेक्शंस करवाए, क्योंकि मुल्क में अब मेरा ख्याल है कि ये कहना कि जी कोई और इन हाउस चेंज हो और फिर उसके बाद कोई 1 साल 1.5 साल जो है कोई और शख्स आके चलाए, ये पॉसिबल नहीं है। दिस नाअहल हुकूमत हैज़ टू गो और मुल्क में जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, शफाफ, और जिसमें लोग अपने हकीकी नुमाइंदों को चुनें जो इस मुल्क को आगे ले जाने में मदद दिलाएं। यहाँ तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ तो कोई चीज़, कोई कारोबार, कोई इंडस्ट्री, कोई इदारा, कुछ नहीं चल रहा है। लोग परेशान हाल हैं, लोग बेजार हैं। इनके अपने वोटर्स, शर्मिला फरूकी साहब, अब मेरा सवाल अब यहाँ पे आप ले लें। देखिए, अब तो ये कंफर्म हो गया कि आप भी चाहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट हो, एक नई हुकूमत बने जो आगे पाकिस्तान को संभाले। इस बात के ऊपर अब इत्तफाक हो गया सारी अपोजिशन पार्टीज का। तो फिर क्यों तहरीक अदम एतमाद? आप सारे मिलकर इस्तीफा दें, गारंटीड इलेक्शन हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। यानी इतने मुश्किल तरीके की तरफ क्यों जाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, बंदे खरीदने पड़े और इतने लंबे प्रोसेस में जाना पड़े? इस्तीफे दें सारे मिलकर और फौरी तौर पर मुल्क में नए इलेक्शन करवा लें। देखिए, इस्तीफे अगर इन ब्लॉक दे भी देते हैं तो भी ये मुझे पता है ना कि इस किस्म के लोग हैं, हमें ये अंदाज़ा है कि ऐसे लोग हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा तरीक़ेकार निकाल लेंगे कि जी बाई इलेक्शंस हो या ना हो, व्हाटएवर। लेकिन हम चाहते हैं, हम ये लोगों को, कौम को भी ये दिखाना चाहते हैं, और लोग, कौम ये देखना चाहती है कि इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर, इसकी हुकूमत में इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो डिफीट इनको पार्लियामान के अंदर मिलेगी ना आईनी तौर पे, वो इनके लिए एक ऐसा झटका होगा जो ये तमाम उम्र याद रखेंगे कि किस तरह ये कौम के साथ वादे करके आए, कोई गैर उनको सब्ज बाग दिखाए और किस तरीके से उन्होंने हर अपने वादे के ऊपर यू टर्न नहीं बिल्कुल है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, यानी अगर यही करना है निहाल हाशमी साहब, तो आप लोगों का जो पहला आइडिया था वो तो सबसे अच्छा था कि इस्तीफे दो, और यानी इतना आसान तो नहीं होगा हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तान की आधी नशिस्तों के ऊपर 162 सीटों पे और सूबाई असम्बली सिंध में और पंजाब में इतनी सारी 250 सीटों के करीब तो आपके पास, इससे ज्यादा बल्कि 300 के करीब आपके पास पूरे पाकिस्तान में है सूबाई और कौमी असम्बली की मिलाकर। तो क्या पाकिस्तान में ये आसान होगा किसी गवर्नमेंट के लिए कि आप लोगों के ताउन के बगैर इतने बड़े ज़िमनी इलेक्शन करवा दें? ये तो फिर इलेक्शन ही करना पड़ेगा, जनरल इलेक्शन। फिर तो तरीका आप वाला ज़्यादा बेहतर था अदम एतमाद से। इमरान खान साहब, मैं आपके सेगमेंट में सुन रहा था अली मोहम्मद साहब को। मैं उनको एक बहुत ही अच्छा काबिल आदमी समझता हूँ, मगर ये काम मुनाफिकों के हुकूमत फंस के मुनाफकत करने लगे। देखिए, हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का काम होता है, हुकूमत है, कहाँ है हुकूमत? हुकूमत अगर होती तो आटा 30 के बजाय 90 का तो ना होता। हुकूमत अगर होती तो चीनी 50 के बजाय 120 का तो ना होता। हुकूमत अगर होती तो डॉलर परवाज ना कर रहा होता। हुकूमत अगर होती बेरोजगारी ना होती। हुकूमत अगर होती तो पेशावर में आज नमाजी शहीद ना किए जाते। हुकूमत अगर होती तो हम पूरी दुनिया में कशकोल लेके ना घूम रहे होते। और कौन सी पार्टी? ये भानुमति का कुंभा है। ये कोई पीपल्स पार्टी से तोड़ के ले गए, कोई काफ लीग से तोड़ के ले गए, कहीं। देखिए, गुलाम नहीं है इनके इत्तेहादी। हर सियासी जमात अपने मुफाद के तहत अपना फैसला करती है और हर इलेक्शन में नए अलायंस जन्म लेते हैं और हर हुकूमत के तश्कील में नई अलायंस जन्म लेती है। काफ लीग हो या MQ, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मगर मैं इस शहर कराची में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नवाज शरीफ ने जो यहाँ डेवलपमेंट के काम किए,
जो मेट्रो बस दिया, जो मोटरवे दिया, जो लियानी बाईपास दिया, जो K4 का, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने MQM से 1100 अरब का वादा किया, 11% नहीं दिया। इन्होंने दिया क्या? किस बात पे? इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, बदमनी के अलावा क्या दिया? तो इस भानुमति के कुंभा को आप हुकूमत कह रहे हैं? हुकूमत अगर होती तो पाकिस्तान आज इस मुकाम पे पहुंचता। हुकूमत अगर होती तो पीका ऑर्डिनेंस लाया जाता। हुकूमत अगर होती तो क्या ऑर्डिनेंस आप क्या करेंगे? हुकूमत चलाई जाती? हुकूमत अगर होती तो क्या मीडिया पे पाबंदी लगती? हमारा हिसाब, वो आप उनको हुकूमत नहीं मानते तभी तो आप कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? देखिए ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले, वापस आता हूं। आप ही के बाद आपसे शुरू करूंगा, फिर अली मोहम्मद खान साहब से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी निहाल हाशमी साहब, तकिया आपका ज्यादातर था काफ लीग के ऊपर, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। शहबाज शरीफ साहब का शिकवा भी है कि उन्होंने दावत दी और काफ लीग वाले आए भी नहीं, घर में दावत भी कबूल नहीं हुई। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे आप तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना सकते हैं जब काफ लीग आपका साथ नहीं दे रही और MQM के मरकज में इमरान खान साहब खुद जा रहे हैं, वो उनके इत्तेहादी हैं, वो उनके साथ खड़े होंगे या आपके साथ खड़े होंगे? क्या इमरान साहब आपने मौक्कल पाल रखे हैं कि आपको ये कैसे पता कि तकिया जिस पे किया वो पत्ते हवा दे? शहबाज साहब ने तो ऐसी बात कभी नहीं की है। और ये आपको किस मौक्कल ने बताया कि हमने तकिया किया था काफ लीग पे और किया है? हम हर पार्लियामेंटेरियन को एहतराम की निगाह से देखते हैं और हम सबके, सुन तो लेना सर, हमारा हक है, हम सबके पास जाते हैं। माजी में हम जाते रहे, आइंदा भी हम और जो भी पार्लियामेंटेरियन है, एक पार्लिमानी रिवायत है, जमहूरी रिवायत है, हम जाएंगे। मगर ये अगर आपको किसी ने कहा कि हमने तकिया किया और शहबाज साहब ने कहा, आपके मौक्कल ने तो बताया होगा, मेरे 14 साल में तो आप नहीं गए और मीडिया पे अभी हमने नहीं देखा। मेरे मौक्कल ने मुझे और भी बहुत कुछ बताया, अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं। नहीं, आपके मौक्कल सारे गलत बता रहे हैं ना, वो अच्छे मौक्कल रखें आप। अली मोहम्मद की तरह मौक्कल 14 साल तक मांग ले, उसके बाद भी अच्छे मौक्कल नहीं रहे। मौक्कल बताता है कि 14 साल तक चौधरी बरादरान की याद नहीं आई आप लोगों को आज, और अब आपको याद आई तो चौधरी बरादरान ने झंडी करवा दी। नहीं, चौधरी बरदान वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में बेहतरी होगी, जो उनके पार्टी के हक में बेहतरी होगी। चौधरी बरदान ना, या तो अगर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी बोली लगा रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो करेंगे, वो सियासी लोग हैं जो पाकिस्तान में हक में बेहतर हो या जो पार्लियामेंट के हक में बेहतर हो, उनकी पार्टी के हक में बेहतर हो। बात सारी ये देखें ना, PTI तो कोई पार्टी नहीं है। आज वहां पे अकबर बाबर भी नहीं खड़ा है, इस पार्टी के साथ खड़ा कौन होगा? क्यों होंगे चौधरी बरादरान? कल को वो उसको डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और चोर। हमने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है। अगर हम 14 साल नहीं भी मिले तो हमने उनको डाकू चोर तो नहीं कहा, इन्होंने तो डाकू चोर कहा है। तो इमरान खान साहब ने उनको इत्तेहादी बना लिया MQM को ये दहशतगर्द कहते थे। आपको याद है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चौधरी बरादरान को क्या कहते थे? कायद अल्ताफ के खिलाफ केस जाके कर रहे थे। MQM को ये कहते थे दुनिया में सबसे बड़े दहशतगर्द है। आज MQM के पास जाने की बात करें तो जनाब, ये अगर मैं ये कहूँ कि ये सियासत में है, मैं तो कह रहा हूँ PTI एक पार्टी नहीं है जनाब। यहाँ तो भानुमति का कुंभा जुड़ा हुआ। इवन मैं तो कह रहा हूँ अली मोहम्मद कैसे फंस गया, उसके दादा हमारे मुस्लिम लीग के थे। पूछे इनके खानदानी मुस्लिम लीगी है, नहीं मालूम मैं बेचारा वहां कैसे चला गया। हालांकि वाला आदमी आपकी पार्टी, वो कह रहे हैं ये पार्टी हम तस्लीम नहीं करते, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो वही करेगी जो पाकिस्तान। वैसे मुस्लिम लीग काफ ने स्टेटमेंट दिया था कि हम परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 10 मरतबा मुंतखब करवाएंगे, और इसी मुस्लिम लीग काफ के बारे में शहबाज शरीफ साहब जलसों में रोज कहते थे कि थाने में चोर चौधरी बन गया और जो चौधरी था उसको चोर बना दिया, और इनकी मिसालें देते थे कि इन्होंने पंजाब को लूट के तबाह कर दिया परवेज इलाही ने। बहरहाल ये अपने अपने स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब भी उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो सर आपकी पार्टी ने ये भानुमति का कुंभा है और इसका जाना ठहर गया है, उनको ये लगता है, चौधरियों के बगैर भी। इमरान साहब 3-4 इश्यूज यहाँ पे उठाए गए हैं, कुछ तो मेरी जाती बात की गई, उसका जवाब मैं दावत देता हूँ इमरान अली मोहम्मद को कि आ जाए हमारी पार्टी में, इनका खानदान मुस्लिम लीगी आ जाए, हम इनको वेलकम कहेंगे। अच्छे आदमी आ जाए, छोड़े कहाँ फंस गए ये इस्लाम के नाम लेके गैर इस्लामी काम करने वालों के साथ कहाँ फंस गए? अली मोहम्मद आ जाओ आप हमारे साथ, दाढ़ी भी हो, बाशरा आदमी भी हो, खानदानी मुस्लिम लीगी था। ये तो बेचारे मदीना रियासत को बदनाम कर रहे हैं यार, लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं भाई। चले उनका जवाब सुन लें। दावत आ गई अली मोहम्मद खान साहब जी।
ऐसे ही दावत दे रहे हैं आपके लोगों को ये आजकल? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगा एक्स सेनेटर साहब ने, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, पता नहीं है मुझे आप बददुआ दे रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरे दादा का ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, लेकिन वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे, वो भी 1927 के। और 47 में करारदाद लाहौर जब पास हो रही थी, मेरे मर्दान से लोगों को साथ लेके गए, वहाँ उन्होंने कैंप्स डाले। 47 में उन्होंने जो है तहरीक चलाई, जेल भी काटी। मेरे खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी हुआ कि मैंने कहा कि जिन्ना साहब के साथ काटी। मैंने कहा कि जिन्ना साहब के साथ तहरीक में जेल काटी, कायद आज़म कभी जेल नहीं गए। लेकिन मेरे दादा हज़ारों मुसलमानों की तरह, उन्होंने भी एक कारकुन की तरह, उन्होंने सब ने जेलें काटी। इनके भी दादाओं ने, बुज़ुर्गों ने काटी होंगी। हम सब ने अपना अपना हक़ अदा किया 47 में। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे साथ मुस्लिम लीग में आ जाएं। अगर आप इसको कायद आज़म की मुस्लिम लीग बना सकते हैं, आप समझते हैं कि कायद आज़म की मुस्लिम लीग ये है, अली उमर साहब एक्चुअली ये लेकिन पर्सनल मामले की तरफ आप लोग इसको ले गए। मैं चाह रहा था कि मौजूदा सूरत वक्त मेरे पास बहुत कम था और हम चाह रहे थे कि जो अब सिनेरियो इसके ऊपर बात हो। लेकिन ठीक है, आपने अपना जो पुराना मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक है उसको आपने क्लैरिफाई किया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी। बहरहाल वो वाली ना सियासत है आज और ना उस तरह के लीडर हैं आज। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।